हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास करेंगे। जो टॉपिक हमने अभी क्रैश कोर्स में कवर किए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, तो उनके कुछ प्रॉब्लम्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली हम प्रॉब्लम शो करेंगे और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में, चाहे वो जूम मीटिंग पर जुड़े हुए हैं या यूट्यूब पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वो खुद से ट्राई करें क्वेश्चंस को और अपने आंसर्स बताएं और फिर हम देखेंगे उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या उसकी अप्रोच होती है। और आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही तरह से अटेम्प्ट किया है या नहीं, या आपने जो तरीके से अटेम्प्ट किया है क्या उसका कोई दूसरा तरीका हो सकता है। अगर हमने बताया वो आपके तरीके से आसान है या मुश्किल है, ये सब चीजें आपको जो है कवर करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए। आपको मैं 1 मिनट का भी समय दे रहा हूं। चलिए, तो कोशिश कीजिए क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जिससे कि हमारी स्पीड भी बढ़े और एक्यूरेसी भी हमें मेंटेन करते हुए चलना है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कर रहे हैं तो साथ साथ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना है क्वेश्चन कहता क्या है। अगर उसका कोई डायग्राम बना सकते हैं तो वो डायग्राम बनाए और फिर आगे हम सॉल्व करें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 charges plus q, q and plus q are placed respectively at distance 0, d by 2 and d from the origin on the x-axis। तो पहले तो हम एक्सिस सिस्टम ड्रॉ कर लें। ठीक है, काम करते हैं, कलर यूज चेंज करते हैं इसके पेन का। आई थिंक ब्लैक इज बेस्ट। तो 3 चार्जेस हैं, ये y एक्सिस मान लीजिए, ये x एक्सिस। तो कहां रखा हुआ? एक चार्ज 0 पे रखा हुआ है, एक d by 2 पे रखा हुआ है और एक d पर रखा हुआ है। चार्जेस क्या क्या है? प्लस q है, एक q है और एक और प्लस q है। ठीक है, इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस q प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0 इज 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे 0 है। अच्छा, इनमें साइन का भी ध्यान रखना है। कुछ जो आंसर दे रहे हैं, जैसे आरुषि ने आंसर दिया है अभी, लेकिन साइन गड़बड़ कर दिया आपने, तो थोड़ा साइन का भी ध्यान देना है। देखो, तो ओरिजिन वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 करना है, तो स्मॉल q की हमें वैल्यू बतानी है। तो देखो, पहले जो पॉजिटिव q है वो फोर्स कहां की तरफ लगाएगा? इससे दूर लगाएगा। तो दिस इज फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव q। इसको मैं चार्ज 1 बोल देता हूं, इसको चार्ज 2 बोल देता हूं। तो फोर्स ड्यू टू चार्ज 2 ये आ जाएगा। तो फोर्स ड्यू टू चार्ज 2 क्या आ जाएगा? kq² बाय d²। अब ये फोर्स लगा लेफ्ट की तरफ, लेकिन हमें नेट फोर्स 0 करना है, तो ये जो स्मॉल q है इसको फोर्स कहां की तरफ लगाना पड़ेगा? राइट की तरफ। अब राइट की तरफ लगाना पड़ेगा, यानी ये तो निश्चित हो गया कि ये जो q है ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अनलाइक फोर्स चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो सीधे हम बता सकते हैं कि 1 और 4 तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब आंसर क्या हो सकते हैं? सिर्फ 2 और 3 आंसर हो सकते हैं। अब इक्वेट मैग्नीट्यूड ही करना है। अगर हम F2 के मैग्नीट्यूड को F1 के मैग्नीट्यूड से इक्वेट करेंगे, ठीक है, F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड, तो हमें क्या मिलेगा? चार्ज का मैग्नीट्यूड मिलेगा। साइन हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया। तो देखो, ये होता है जब हम प्रैक्टिकली करते हैं। या तो हम पूरा इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में दोनों फोर्सेस लिखें, तो ऑटोमेटिकली साइन भी वहां से आ जाएगा, लेकिन वो ज्यादा मेहनत हो जाती है। तो बेटर है हम थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करें कि पहले साइन डिसाइड कर लिया कि स्मॉल q का साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि उसको राइट की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मैग्नीट्यूड चेक करना है, तो जो स्मॉल q वाला चार्ज फोर्स लगाएगा हो जाएगा kq, कैपिटल Q बाय, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? d by 2, उसका स्क्वायर, और इज इक्वल टू
के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। तो के से के कैंसिल हो गया, एक क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/4 का फैक्टर वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो Q इज इक्वल टू Q/4। लेकिन ये क्या है, उसका मैग्नीट्यूड। तो कई बार हम मिस्टेक यही करते हैं कि प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाती है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है, और साइन कैसा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई कीजिए एक बार आप लोग। रोहित पूछ रहे हैं कि क्या हम फिजिक्स पढ़ सकते हैं सॉन्ग सुनते हुए भी। देखो, पढ़ तो सकते हैं, लेकिन कोशिश करो अवॉइड करो ये सब चीजें। आदत वैसी डालो जिस कंडीशंस में हमें एग्जामिनेशन देना है। तो हो सकता है सॉन्ग सुनने से, ठीक है हम फिजिक्स कर रहे हैं, लेकिन फिर हमको एक आदत पड़ जाती है उस तरह की, और एग्जामिनेशन में कई बार वो जो हमारी प्रैक्टिस जिस तरह की होती है वो माहौल नहीं मिलता है, तो हमारा वो आउटपुट निकल कर नहीं आता है। तो इट्स बेटर कि वैसे ही करें जैसा हम एग्जामिनेशन में करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत समय कर सकते हैं, ऐसा नहीं, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई टू डू इट लाइक जैसे हमको एग्जामिनेशन देना है उस तरह से। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स में लेकर आया हूं, मेनली ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के ही क्वेश्चंस हैं। तो हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है। चलिए, आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में सॉल्व करने हैं, तो आपको भी अपनी स्पीड पे वर्क करना है इसी तरह से, और आप लोग करते रहिए। बाकी अब मैं थोड़ा समय दे दिया है, अब इसको शुरू करते हैं। आगे मैं बताता हूं क्या है। तो हमेशा पहले फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करो, जो भी उसको हम कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो अलग बात है, बाकी एक उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम बनाने की कोशिश करें। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक √2, एक -25, आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। तो हमने ये x एक्सिस बना ली, ये y एक्सिस बना ली। तो एक चार्ज हमने रखा 1 पे, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे, और ये चार्ज की वैल्यू है √10 माइक्रो कूलम। और एक चार्ज हमने रखा x इज इक्वल टू 4 मीटर पे, और यहां पर जो चार्ज की वैल्यू है -25 माइक्रो कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी हमें y एक्सिस पर एक पॉइंट है। तो जो पॉइंट है y एक्सिस पर कितनी दूरी पर है, 3 मीटर पे, तो उसका y कोऑर्डिनेट 3 मीटर, मतलब ये जो हाइट है उसकी 3 मीटर के बराबर हो गई। अब देखो, इसमें वेक्टर फॉर्म में हमें आंसर दिया हुआ है, और बेटर है वेक्टर फॉर्म में ही निकालना, क्योंकि अगर हम इसमें डायरेक्टली देखेंगे तो इस चार्ज की फील्ड कुछ ऐसे आएगी, इस वाले चार्ज की ऐसे आएगी, तो उनका एंगल निकालना, कंपोनेंट करना, तो थोड़ी ज्यादा मेहनत हो जाएगी। और आंसर क्योंकि वेक्टर फॉर्म में पूछा हुआ है, तो बेटर है कि हम वेक्टर फॉर्म में डायरेक्टली ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें। अब एक चार्ज के कारण वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसको मैं यहां लिख देता हूं। तो एक चार्ज के कारण वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ R वेक्टर अपॉन RQ। R वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो मान लो हम इस P पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं, तो दोनों की फील्ड ऐड कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, तो इसमें जो R वेक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली इस पॉइंट का। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,3। तो R वेक्टर कोऑर्डिनेट, जो R वेक्टर वो कोऑर्डिनेट से आ जाएगा, और इसको x1 को 1,0 बोल सकते हैं, ऐसे 4,0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो √10, अच्छा K मैं कॉमन ले लेता हूं, ये K1/4πε0, ये बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो Q कितना हो गया यहाँ पे, √10 माइक्रो कूलम, माइक्रो लिख देते हैं। R वेक्टर क्या होगा, ये जो पॉइंट चार्ज है इससे 0,3 वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो कैसे निकाला जाता है पोजीशन वेक्टर, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस करके। तो 3
माइनस 0 करेंगे तो 3 आई कैप आ जाएगा, और x वाले को माइनस करेंगे तो माइनस जे कैप, सॉरी ये जे कैप वाला आएगा, सॉरी x वाला माइनस करेंगे तो 0 माइनस 1 तो माइनस आई कैप आ जाएगा, एंड 3 माइनस 0 प्लस 3 जे कैप आ जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब लिखना है, तो रूट 3 और 1 का मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट 9 प्लस 1 अंडर रूट 10, उसका क्यूब करेंगे तो 10 रूट 10, देखो वैल्यू भी ऐसी दी कि 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। प्लस दूसरे में सेकंड चार्ज के कारण सेकंड चार्ज कितना है, -25 माइक्रो। अच्छा, जब हम वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं तो हर चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ हमें रखना है, तो चार्ज कितना हो गया, -25 माइक्रो। अब इस चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आर वेक्टर है, वो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, तो 0 -4 तो -4 आई कैप, और फिर 3 - 0 प्लस 3 जे कैप। तो ये कितना आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125, ठीक है। तो 25 से 125 कटेगा, 5 यहां से बचेगा। अब हम वैल्यू k की भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो k कितना हो गया, k हो गया 9 × 10⁻⁹, SI यूनिट में ही है। माइक्रो कॉमन आ जाएगा, माइक्रो को बाहर ले लेते हैं, 10⁻⁻6। एक काम करते हैं, 10 भी कॉमन ले लेते हैं, यहां पे 10 नहीं है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 10 कॉमन ले लिया मैंने बाहर। तो यहां पे क्या बचा हमारे पास, -i कैप प्लस 3 जे कैप, और यहां पे हमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइक्रो ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो 2 × या रहेगा 4 तो -8 आई कैप, एंड 2 × 3 इज 6। अच्छा, एक माइनस और है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस फिर माइनस का साइन। तो एक छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान देना है, कई बार हम सब कुछ सही करके छोटी सी मिस्टेक करते हैं और पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो ये 10⁻9 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई होंगे तो 10⁻3 बचेगा, एक 10 से और कैंसिल होगा तो ये बचेगा 900, या 10⁻2 में ही आंसर दिया हुआ तो 10⁻2 की फॉर्म में उसको लिख लेते हैं। तो 9 × 10⁻2, आई कैप वाली टर्म आ जाएगी 7 आई कैप, जे कैप वाली आ जाएगी -3 जे कैप। अब 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 7 जा 63 तो आई कैप में आएगा, एंड 9 3 जा 27 माइनस जे कैप में आएगा। तो थर्ड जो है ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप समझ आया होगा, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन लगता है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में रेफर करने के लिए। वैसे वीडियो अवेलेबल रहेगा, लेकिन फिर भी बार बार वीडियो देखने की बजाय क्विकली रेफर करने के लिए हम इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जिससे बाद में दोबारा खुद से ट्राई करें इन क्वेश्चंस को, तो आइडिया रहे कहां पर हम गलत हो रहे हैं या कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप लोग इसको देखिए, और इसका आंसर सबका 1 मिनट में आ जाना चाहिए। मतलब अगर आपको थोड़ा भी बेसिक कॉन्सेप्ट पता है सिंपल पेंडुलम के केस में जी इफेक्टिव वाला, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, आरुषि का आंसर आ गया है और सही आंसर है। बाकी लोग भी ट्राई करते रहिए, और देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात क्या होती है ऐसे केसेस में, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखने का है कि अगर तो एक पेंडुलम का टाइम पीरियड नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल टाइम पीरियड पेंडुलम का होता है 2π√L/g। अगर कोई और कांस्टेंट फोर्स लगता है, इफ सम कांस्टेंट फोर्स अदर देन mg लग रहा है तो 2π√L/g, mg के अलावा कोई और कांस्टेंट फोर्स लगता है, देन तो टाइम पीरियड हो जाता है 2π√L/g इफेक्टिव। अब g इफेक्टिव क्या होता है, mg और जो फोर्स लग रहा है उसके रिजल्टेंट से जो एक्सीलरेशन आएगा। तो अब यहां पर जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम पे mg लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लग जाएगा QE। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय मास, वो जी इफेक्टिव होता है। तो दो फोर्स 90 डिग्री पर लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √of
एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय मास, दिस इज जी इफेक्टिव। मास को भी रूट में ले लें, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, दिस विल बिकम जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सब्स्टिट्यूट कर दो जी इफेक्टिव की जगह पे, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा, 2 पाई अंडर रूट एल, जी इफेक्टिव इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये टाइम पीरियड इस पेंडुलम का आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पेंडुलम में ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहां पर mg के अलावा कोई और कांस्टेंट फोर्स लग जाता है और टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए और ट्राई कीजिए। चलो देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता है कई बार कि करना क्या है, क्योंकि डायपोल में हम जानते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसमें दो पॉजिटिव चार्जेस है प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज है। तो कई बार हम मिस्टेक करते हैं, दोनों प्लस क्यू को उसके सेंटर पे मान लेते हैं और फिर कुछ ऐसा करने लगते हैं, तो ऐसे नहीं करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली डायपोल के लिए हमेशा इक्वल ऑपोजिट चार्जेस की बात करते हैं। तो ये प्लस क्यू जो है वो तो ठीक है, प्लस क्यू को हमने प्लस क्यू रहने दिया, ये वाला जो प्लस क्यू है इसको भी प्लस क्यू रहने दिया। -2q को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। -2q है, हम उसको एक -q को अलग से देख सकते हैं, एक -q को अलग से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें दो चार्जेस को ऐसे नहीं बीच में मान ले सेंटर ऑफ चार्ज जैसा बना देगी, जैसे सेंटर ऑफ मास होता है, वैसा नहीं करना है। अलग अलग देखें, किसको डिवाइड कर दें, एक चार्ज को। अब हम बात करें कि ये एक -q और एक +q मिलकर एक डायपोल बना लेगा, और ये दूसरा -q और दूसरा +q मिलकर एक डायपोल बना लेगा। और डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होता है, तो ऐसे आ जाएगा और ये वाला ऐसे आ जाएगा। तो दिस इज वन डायपोल, दिस इज अनदर डायपोल। लेंथ l है, तो ये जो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है ये आ जाएगा एनी वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। हाँ, अब डायपोल मोमेंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसके कंपोनेंट कर सकते हैं और सिमेट्री से बोल सकते हैं दोनों क्योंकि आइडेंटिकल है, तो उनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल 60 डिग्री होता है, तो उसका आधा करेंगे 30 डिग्री। तो जो नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा P cos 30 एक का कंपोनेंट, P cos 30 दूसरे का, तो 2P cos 30 डिग्री। और डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे मतलब -j। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू सबको पता है, √3/2 होती है, -j। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -√3QLJ, ये आंसर आ जाएगा। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमको समझ आना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको कीजिए। चलिए देखो, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमने क्या देखा था, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पोटेंशियल एनर्जी इज -PE cos थीटा, ये डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमको, कितनी है, 1000 वोल्ट पर मीटर। डायपोल है उससे 45 डिग्री के एंगल पे, और डायपोल मोमेंट जो है वो है 10⁻⁻²9। What is the potential energy of electric dipole? तो potential energy is -PE cos theta. तो माइनस डायपोल मोमेंट इज 10⁻⁻²9,
इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 की पावर 3, cos 45 इज 1/√2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/√2 इंटू 10⁻⁻26। अब 1/√2 की जो वैल्यू होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं -√2/2 इंटू 10⁻⁻26। √2 की वैल्यू होती है 1.414, अप्रोक्सीमेटली 1.4 मान ले, तो 1.4/2 करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, -0.7 इंटू 10⁻⁻26। तो अब इसको एक डेसिमल शिफ्ट अगर करें तो -7 इंटू 10⁻⁻27 जूल। तो रफली ये आंसर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज 2। ठीक है, तो सिंपल सा है। कैलकुलेशंस भी थोड़ी सी हमें सीखनी है, क्विकली कर सकें और सही से कर सकें। कई बार जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं और फिर जो हमने पढ़ा हुआ है उसके कारण हम फायदा उठाने की बजाय कई बार लॉस में चले जाते हैं। तो हर छोटे छोटे पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस हैं इसमें हमें ये भी सीखना है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, कैसे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया जाता है, हम कहाँ मिस्टेक करते हैं और उन मिस्टेक्स को आगे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उनको भी सीखना है धीरे धीरे करके। ठीक है, मिनिमाइज करना है अपनी मिस्टेक्स को। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखते हैं ये एक्चुअली क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर उनका 0 आ जाता है और ये समझ नहीं पाते कि आंसर ऐसा कैसे दे रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी कई जगह पे पूछा जाता है और कंफ्यूज किया जाता है स्टूडेंट्स को। तो क्या कॉन्सेप्ट है वो हम समझते हैं, कैसे प्रॉब्लम में क्या चीज यूज कर रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं। तो क्या बोला हुआ है, 4 पॉइंट चार्जेस हैं, -q, +q, +q एंड -q। ठीक है, कहां कहां पे रखे हुए हैं, -2d, -d, +d एंड +2d। तो ये -2d पे रखा हुआ है, एक -d पे रखा हुआ है, एक +d पे रखा हुआ है और एक +2d पे रखा हुआ है। ठीक है, चार्जेस कौन कौन से हैं, -q, +q, +q एंड -q। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू d। तो x इज इक्वल टू d पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है और d ग्रेटर देन d। तो देखो इसमें समझो थोड़ा सा क्या करते हैं हम बोलते हैं कि भाई ये जो +q और +q हैं इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां आ जाएगा, E ड्यू टू तो टोटल +q दोनों चार्जेस हैं उसके कारण, -q के कारण नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड उससे तरफ आ जाएगी तो ये -q की फील्ड यहां आ जाएगी। ठीक है, और जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तो क्या करते हैं हम, करते हैं नेग्लेक्ट, मतलब पहले तो फील्ड होगी क्या +q की, तो ये फील्ड एक्चुअली वैसे ही आ जाएगी जैसे रिंग की आती है, वैसे अगर नहीं भी करनी तो हमें क्या बोल सकते हैं, +q की फील्ड इधर आएगी एक की और दूसरे +q की यहां पे आएगी और उसका अगर ये एंगल थीटा मान ले यहां से तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो +q की नेट फील्ड आ जाएगी, इसको मैं E1 बोल देता हूं, ये दोनों ही E1 होंगे। ठीक है, तो 2E1 cos थीटा, तो 2E1 एक चार्ज की फील्ड आ जाएगी KQ बाय उससे जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी √d² प्लस कैपिटल D², तो उसका स्क्वायर करेंगे तो D² प्लस कैपिटल D²। एंड cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया
डी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √d² प्लस d²। ठीक है, और ऐसी जो माइनस क्यू वाली फील्ड है E ड्यू टू माइनस क्यू, उसमें क्या हो जाएगा, सेम चीज आएगी, 2 चार्ज माइनस क्यू आ जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट आ गई, बस उसमें डिस्टेंस जो देखेंगे वो आ जाएगा 2d का होल स्क्वायर, यानी कि 4d² प्लस कैपिटल D², और उसका जो cos थीटा आएगा वो आ जाएगा d/√4d² प्लस d²। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। और बाकी इसमें हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते थे कि ये फील्ड वैसी ही आती है जैसे एक रिंग की एक्सिस पे होती है। देखो कभी भी जैसे एक रिंग की एक्सिस पे फील्ड क्या होती है, kqx/r² प्लस x² होल रेज टू द पावर 3/2, जहां पे q टोटल चार्ज ऑफ रिंग होता है। तो कभी भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल है, जैसे 2 चार्जेस रखे हुए हैं या एक ट्राइंगल पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं उसकी एक्सिस पे बताना है, स्क्वायर पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं उसकी एक्सिस पे बताना है, और चार्जेस सारे बराबर चार्जेस हैं, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है ऐसा, तो वो फील्ड वैसी ही आ जाती है जैसी रिंग की। तो ये भी देखोगे वैसी टाइप की एक्सप्रेशन आ रहा है। क्यू क्या हो गया, टोटल चार्ज इज 2q पॉजिटिव वाला, डिस्टेंस उससे हो गई d/d² प्लस कैपिटल D² की पावर 3/2। तो इसको याद रख सकते हैं तो टाइम और सेव हो जाएगा। अब हम क्या बोलते हैं कि अभी ये कैपिटल डी अगर स्मॉल डी से बड़ा है तो स्मॉल डी वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं और माइनस करते हैं तो 0 कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ऐसे केसेस में देखो 0 तभी बोला जा सकता है जब एग्जैक्टली 2 चीजें बराबर है। अगर उसमें थोड़ा सा भी अंतर है तो ये वही अंतर जानने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर, तो क्या अंतर आएगा। तो एक्चुअली क्या किया जाता है इसमें, बाइनोमियल एक्सपेंशन करके हमें मिनिमम ऑर्डर की टर्म बचानी पड़ती है और उसके हिसाब से आंसर देना पड़ता है। तो ई नेट फील्ड क्या हो जाएगी, तो हम E ड्यू टू प्लस क्यू माइनस E ड्यू टू माइनस क्यू बोल दें। अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए तो कांस्टेंट फैक्टर सारे हटा रहा हूं मैं, ठीक है, सब चीजें हटा दो। अब यहां पे क्या बचेगा, यहां से मेरे पास बचेगा कैपिटल D अपॉन d² प्लस कैपिटल D² की पावर 3/2 माइनस, यहां से भी सब कांस्टेंट फैक्टर हटा दिए, 2 मतलब कॉमन ले लिया, हटा दिया उसको, फिर माइनस यहां बचेगा d अपॉन ये बचेगा 4d² प्लस कैपिटल D² की पावर 3/2। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी में हमें क्या करना है, देखो ये थोड़ा समझने वाली बात है। d तो ठीक है ऊपर, यहां से मैं d को बाहर लाऊं तो वो d³ बन के आएगा, ठीक है ना, d² को बाहर लाएंगे उसकी पावर 3/2 है तो d³ बन जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस d² की पावर 3/2 माइनस, यहां से भी d बाहर लाऊंगा तो d³ बन के आएगा, यहां से बच जाएगा 1 प्लस 4d² की पावर 3/2। अब इसको आगे सॉल्व करें तो एक काम करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं अभी, तो यहां कर देते हैं, जगह थोड़ी कम है। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी आएगी तो d/d³ यानी कि 1/d² आ जाएगा, ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, तो 1/d²। और अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो d² बाय कैपिटल D² की पावर -3/2 माइनस 1 प्लस 4d² बाय d² की पावर 3/2। तो इसको डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर देते अगर सिर्फ 2 चार्जेस होते, 4 चार्जेस हैं तो डायरेक्ट नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे और हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे। तो आएगा 1 माइनस 3/2 d² बाय कैपिटल D² माइनस 1, और ये भी पावर माइनस में आएगी तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3/2 इंटू 4d² बाय d², ये आ गया। तो ये 1 से -1 कैंसिल हो गया और प्रोपोर्शनैलिटी बचेगा 1/d²। और अब ये -3/2 वाली टर्म और ये वाली टर्म जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसमें से 3/2 d² बाय कैपिटल D² कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा -1 प्लस 4 यानी कि इंटू 3, तो ये टर्म बचेगी। अब इधर से हम देखें तो प्रोपोर्शनैलिटी में जो कैपिटल D का फैक्टर है नीचे 4 वाला फैक्टर बचेगा, d²,
बाहर ब्रैकेट के और डी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन 4। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई जगह पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो जब भी कंपेरेबल क्वांटिटीज का डिफरेंस लेना है, मतलब अप्रोक्सीमेशन करना होता है, तो एग्जैक्ट डिफरेंस तो जीरो मान सकते हैं, सिर्फ अप्रोक्सीमेट डिफरेंस को जीरो नहीं लिखा जा सकता। अगर वो पूछा है मतलब वो इंटरेस्टेड है स्मॉल वैल्यू में, जो भी स्मॉल डिफरेंस आएगा, तो उसमें हमें क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है और करके मिनिमम ऑर्डर की टर्म बचानी। मतलब इसमें भी हो सकता है ये फर्स्ट ऑर्डर की टर्म कट जाती तो हमें सेकंड ऑर्डर की टर्म रखनी पड़ती और उसके डिफरेंस से आंसर निकालना पड़ता, क्योंकि अगर बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल क्वांटिटीज नहीं है तो हम उसके डिफरेंस को जीरो नहीं बोलेंगे अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। कई जगह पर ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत कॉमन भी नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कहीं कहीं पर आते हैं। आप अच्छे एग्जामिनेशन देखेंगे, जेईई एडवांस वगैरह, तो कई जगह पे ऐसी चीजें आ जाती हैं ट्रिकी टाइप की, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहां पर गलत कर देते हैं। तो इसको ध्यान रखें, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आया भी था जेईई एडवांस में कि एक रिंग दे दी थी, उस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज था, उसके सेंटर पे एक माइनस क्यू चार्ज था और एक लार्ज डिस्टेंस पे फील्ड पूछी थी किसके प्रोपोर्शनल आएगी या कितनी आएगी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर जीरो था कि चार्ज एक प्लस क्यू है माइनस क्यू है, दोनों की फील्ड कैंसिल हो जाएगी। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं, रिंग की फील्ड अलग लिखते, चार्ज की अलग लिखते। बाइनोमियल एक्सपेंशन जब करते रिंग की फील्ड का, तो उसमें से एक कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाती, लेकिन मिनिमम ऑर्डर की टर्म हमें बचा कर रखनी पड़ती और आंसर आता। ठीक है, तो ऐसे जहां भी क्वेश्चन आए हमें ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। और इंटीग्रेशन वगैरह भी हमें थोड़े से क्विकली करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम इतना नहीं होता कि हम बहुत टाइम ले सकें क्वेश्चंस में। देखो इसमें क्या होगा, क्या करें, चार्ज एक स्फेरिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस स्फेरिकल रीजन का रेडियस है r, और चार्ज डेंसिटी सेंटर से डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है। किस तरह से, a/r² इंटू ई की पावर -2r/a। अगर कह रहे हैं Q टोटल चार्ज है इस सिस्टम का, तो रेडियस क्या होगा। तो क्या करोगे इसमें, देखो अब इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेसिकली। तो हम मान लें सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक छोटी सी शेल मान लें, ठीक है। इस शेल की जो थिकनेस है, ये थिकनेस हो गई dr। तो इस शेल का जो चार्ज होगा dq, वो क्या हो जाएगा, a/r² ई की पावर -2r/a। ये तो क्या हो गई, चार्ज डेंसिटी हो गई r डिस्टेंस पे, इनटू उस शेल का वॉल्यूम। अब एक स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कैसे लिखा जाता है, तो उसका सरफेस एरिया इनटू उसकी थिकनेस 4πr² dr। तो r² से r² कट गया। अब टोटल चार्ज Q के बराबर है, तो टोटल चार्ज के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर कैपिटल R तक। तो अब ये 4π और a, ये तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लो। वेरिएबल वाली टर्म क्या है, e की पावर -2r/a dr। इसको 0 से कैपिटल R तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 4πa, e की पावर -2r/a का इंटीग्रेशन करोगे तो उसका जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होगा, यानी कि -a/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और e की पावर -2r/a आएगा, जिसमें लिमिट्स आ जाएंगी 0 से r। तो जो टोटल चार्ज Q है ये आ जाएगा -2π कैपिटल A इंटू स्मॉल a, लिमिट्स रखोगे तो e की पावर -2r/a, और 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 आ जाएगा। माइनस को अंदर ले जाते हैं ब्रैकेट के, तो यह रहेगा 2π कैपिटल A इंटू a, 1 माइनस e की पावर -2r/a। दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q।
तो हमें क्या निकालना था, रेडियस निकालना था। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये q डिवाइडेड बाय 2 पाई a इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस 2r बाय, तो e की पावर माइनस 2r बाय a इज इक्वल टू 1 माइनस q बाय 2 पाई a आ जाएगा। इसमें भी अगर पावर को पॉजिटिव करेंगे तो e की पावर 2r बाई a इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस q बाय 2 पाई a। अब इसमें से लॉग ले लेंगे, तो यहां लिख देता हूं मैं, तो 2r बाई a इज इक्वल टू ln। ठीक है, यहाँ लॉग जो है वो बेस 10 की ही बात कर रहे हैं, तो जब ऐसे केसेस में लॉग भी लिखा जाता है तो वो बेस 10 के लिए लिखा जाता है, बेस e के लिए लिखा जाता है, तो लॉग बोल दो उसको, चाहे तो 1 अपॉन 1 माइनस q बाय 2 पाई a और a बाय a मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू, सॉरी a बाय नहीं, a बाय 2, सो r इज इक्वल टू a बाय 2 लॉग 1 माइनस q बाय, सॉरी 1 अपॉन 1 माइनस q बाय 2 पाई a, ये आ जाएगा। तो मैच कर सकते हैं कौन सा आंसर सही है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी ये काफी कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज डेंसिटी वेरिएबल दे देते हैं। ये मेंस में, नीट में, आईआईटी एडवांस में, हर जगह इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं ये भी। तो उसमें बस चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन बदल देंगे, और उसमें कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेते हैं, कई बार चार्ज पूछ लेते हैं, इस तरह की चीजें कॉमनली पूछी जाती हैं। चलिए, उसके बाद ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, इसमें भी चार्ज डेंसिटी वेरिएबल दे दी, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, तो इसको सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। चलो, तो एक बार इसको भी देखो, अ सॉलिड बॉल, और देखो बाद में जो लोग इस वीडियो को देखेंगे तो क्या करें, क्वेश्चन को पॉज करके पूरा खुद से ट्राई करें और उसके बाद फिर सॉल्यूशन के लिए प्रोसीड करें। तो पहले खुद चेक करें कि हमसे कितना बन पाता है, और फिर ये देखें कि कहां अटक रहे हैं हम और उसके आगे कैसे बढ़ा जाता है। चलिए, तो ये क्या दे रखा है, सॉलिड बॉल ऑफ रेडियस r हैज अ चार्ज डेंसिटी रो गिवन बाय दिस। तो यहां भी एक सॉलिड बॉल है, रेडियस उसका r है, चार्ज डेंसिटी दे रखी है, उसको मैं दोबारा नहीं लिखता हूं यहां पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द बॉल। अब देखो आउटसाइड द बॉल तो बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, अगर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यूनिफॉर्म है तो आउटसाइड द स्फीयर तो फील्ड क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होगी, जो आर सेंटर से डिस्टेंस है। अंदर होती तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ उस अंदर वाले हिस्से का चार्ज निकालना पड़ता है कि उसके अंदर कितना चार्ज है, और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आती। तो आउटसाइड के लिए तो हमें डायरेक्टली के क्यू बाय आर स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम क्या करें, इसमें क्यू निकाल दें, टोटल चार्ज। तो फिर से वही एक आर डिस्टेंस पे शेल मानेंगे, डी आर थिकनेस की। तो आर डिस्टेंस पे हमने डी आर थिकनेस की एक शेल मान ली। ठीक है, ये हमने शेल मानी। देखो ये आर अलग है, अगर कंफ्यूजन है तो हम एक्स मान लेते हैं, एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स थिकनेस की एक शेल मानी। तो x डिस्टेंस पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, और उस शेल का वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से कैपिटल आर तक, तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा। तो 4 पाई रो नॉट कांस्टेंट है, ये आएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब बाय 3, माइनस ये आएगा एक्स क्यूब बाय आर, तो 1 बाय आर, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 बाय 4, लिमिट्स 0 से आर, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें तो 4 पाई रो नॉट, ये आ जाएगा आर क्यूब बाय 3 माइनस आर की पावर 4 बाय 4 आर, तो एक आर कट जाएगा तो ये आ जाएगा आर क्यूब बाय 4, और 0 पे दोनों ही टर्म्स 0 हो जाएंगी। 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12,
12 का एक 4 कट जाएगा तो ये बचेगा पाई रो नॉट बाय 3 और 4r³ माइनस r³ विल गिव मी r³ ओनली। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है वो क्या है, KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, K जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q कितना आ गया, पाई रो नॉट r³ बाय 3 और एक स्मॉल r स्क्वायर से, और हमें डिवाइड करना था वो आ गया, तो पाई से पाई कट गया, तो रो नॉट r³ बाय 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, 12 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ऑप्शन 1 जो है वो मैच कर रहा है, तो ये सही आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत लगती है तो यू कैन कमेंट, ठीक है, उसको और समझा देंगे डिटेल में। बाकी दिस इज क्रैश कोर्स, तो ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको होगी, और हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ा भी था थ्योरी वाले लेक्चर्स में, तो उन्हीं का हम एप्लीकेशन देख रहे हैं। चलिए अब ये वाला एक क्वेश्चन कीजिए। चलो तो इसको भी एक बार देख लो। The electric field in a region is given by E vector is equal to AX plus B I cap, where E is in Newton per coulomb and X is in meter, मतलब SI यूनिट में है सब कुछ। The values of constants A and B are given, यानी कि E जो है उसको अगर हम कांस्टेंट के साथ रखें तो आ जाएगा 20x plus 10I cap. If the potential at x is equal to 1, तो x is equal to 1 पे पोटेंशियल है V1 एंड x is equal to -5 पे पोटेंशियल है V2, तो V1 माइनस V2 क्या होगा? तो हमें V1 माइनस V2 बताना है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम अगर 1 वाला पॉइंट देखें तो आगे आएगा, तो -5 वाला पीछे आएगा, तो V1 का पोटेंशियल कम आएगा। ठीक है, तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इधर पोटेंशियल ज्यादा आएगा, इधर कम आएगा फील्ड की डायरेक्शन। तो x इज इक्वल टू 1 वाला पॉइंट यहां आएगा और -5 वाला पॉइंट पीछे की तरफ आएगा। तो पोटेंशियल जो है वो V1 माइनस V2 कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। चलिए तो अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते हैं। चलो इसमें देखते हैं, आरुषि कह रही है उसने सॉल्व किया है और मैच नहीं हो रहा है, लेट अस चेक। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, तो अगर हम फील्ड की डायरेक्शन में अगर बात करेंगे तो हम V2 यहां का पोटेंशियल है, और हो सकता है वो +5 हो, गलती से -5 टाइप हो गया हो, लेकिन एक बार अपन चेक कर लेते हैं इसके हिसाब से। तो V2 माइनस V1 किसके बराबर आएगा, ठीक है ना, फील्ड की डायरेक्शन में जब हम जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो -E.dr या EDX बोल सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो V2 माइनस V1 क्या होता है कि 1 से 2 तक ले जाने में, तो 1 - 5 ऐसे ये लिमिट साइन क्या रहेगा, -20x + 10dx, 1 से लेकर -5, तो -20x, x का इंटीग्रेशन x² 2 से 2 कट जाएगा, तो -10x² + 10x, लिमिट्स 1 से -5, तो माइनस को अभी मैं कॉमन ही रहने देता हूं, तो -5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -5 का स्क्वायर 25, यह रहेगा 250 -50, फिर -1 रखेंगे तो यह रहेगा 10
plus 10. So this is minus of 200 minus 20. तो ये आ जाएगा 180. तो माइनस 180 वोल्ट शुड बी दी आंसर. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन V1 माइनस V2 पूछा, आंसर माइनस 180 आना चाहिए. इन्होंने ऑप्शन शायद 180 ऑप्शन सही दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में एक्चुअली दिस शुड बी V2 माइनस V1. ठीक है, अगर V1 माइनस V2 बोलेंगे तो वो तो हम लॉजिकली बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स में है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो V1 V2 से कम आना चाहिए. ठीक है, तो एक मिनट, सॉरी राइट, एक मिनट. V1, हाँ, तो V2 माइनस, नहीं ठीक तो है. V1 माइनस, सॉरी V2 माइनस V1 जो है ये आया माइनस, नहीं कुछ गड़बड़ कर दी मैंने शायद. V2 माइनस V1 इज माइनस E डॉट dx. 1 से माइनस 5 तक हम लेगा इसको, तो 1 से माइनस 5 तक ले जाने का वर्क, अच्छा नहीं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने यूनिफॉर्म फील्ड में E डॉट dx देखा था ना, V2, नहीं यहाँ पे प्लस साइन आएगा. ठीक है, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क देख रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क क्या होता है, ए से बी ले जाने में, तो ए से बी के अकॉर्डिंग, तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, E डॉट dx आ जाएगा. या तो लिमिट्स हम लिख देते हैं तो माइनस 5 से 1 लिखना पड़ता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लस आ रहा है, और V1 माइनस V2 अगर हम निकालेंगे तो V1 माइनस V2 माइनस 180 आएगा. तो क्वेश्चन में थोड़ी सी तो गलती है, मतलब V1 माइनस V2 नेगेटिव आएगा. क्वेश्चन एक्चुअली V2 माइनस V1 आंसर दिया हुआ है, तो आंसर थर्ड दिया हुआ है उन्होंने. ठीक है, लेकिन जो आंसर आएगा वो माइनस 180 आना चाहिए. तो चलो इस क्वेश्चन को अब देखना पड़ेगा, ये शायद कुछ इसमें करेक्शन हुआ होगा. ये आया हुआ क्वेश्चन है जेईई एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो चलो अब ऐसे क्वेश्चंस तो मैं और भी लेके आया था, लेकिन टाइम अभी नहीं है हमारे पास, तो इतने ही क्वेश्चंस करते हैं अभी, और फिर मंडे की क्लास में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे. और बाकी आप लोगों के पास जो भी बुक स्टडी मटेरियल है उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए. अपने डाउट्स वगैरह आप शेयर कर सकते हैं, उनको हम लोग और डिस्कस करेंगे. चलिए, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं.